हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। सभी दोस्त आज के सेशन में जुड़ जाएंगे। आज का यह सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। और जितने भाई फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 दोस्तों क्या है? मृदा के मृदा के किस संस्तर में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो मृदा के किस संस्तर में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? ऑप्शन ए है संस्तर बी, ऑप्शन बी है संस्तर सी, ऑप्शन सी है संस्तर ए और ऑप्शन डी है संस्तर डी। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के कार्बनिक पदार्थ कहाँ पर समाविष्ट होते हैं? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है संस्तर ए। संस्तर ए में दोस्तों पोषक तत्व और जल के कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं। मृदा संस्तर की अगर बात की जाएगी तो मृदा संस्तर किसे कहते हैं? इसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। दोस्तों, अगर मिट्टी को खोदा जाए तो उसमें एक निश्चित दूरी तक अलग अलग तरीके की जो है परतें पाई जाती हैं और इन परतों को ही मृदा संस्तर कहा जाता है। मुख्यतया मृदा की परतें कितनी होती है? तो 6 परतें मुख्यतया होती हैं और इनके दोस्तों क्रमशः नाम किस तरीके से हैं? ओ, ए, ई, बी, सी और आर। इस क्रम को आप याद रखेंगे। ओ, ए, ई, बी, सी, आर, ये 6 मृदा परतें हैं और आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में 1 नंबर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर हैं? ऑप्शन है सुमा सिरूर, ऑप्शन बी है तेजस्विनी सावंत, ऑप्शन सी है काजल सैनी और ऑप्शन डी है हीना सिद्धू। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर है हीना सिद्धू। दोस्तों, हीना सिद्धू अंतरराष्ट्रीय शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर बनी है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है तेलंगाना में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर। और ये दोस्तों सबरीमाला धर्म संस्था मंदिर ये किससे समर्पित है? तो भगवान अयप्पन को समर्पित है। किसे समर्पित है? तो इसे भी ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, भगवान अयप्पन को यह समर्पित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो किस वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 2010 में, ऑप्शन बी है 1998 में, ऑप्शन सी है 2014 में और ऑप्शन डी है 1994 में। तो सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था और तेलंगाना दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून सन 2014। 2 जून सन 2014 तेलंगाना एक नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और तेलंगाना की अगर राजधानी अगर आपसे पूछा जाता है तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद।
सभी दोस्त ध्यान रखेंगे तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 2014। और डेट विद डेट आप लोग याद रखेंगे, तो विद डेट है 2 जून सन 2014। दोस्तों भारत का 29वां राज्य तो तेलंगाना बना था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें धारा 370 को हटा दिया गया, जिसके चलते जम्मू कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया। एक तो आपका यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। तो इस तरीके से सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तो इस चीज में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वाकई में अगर सेशन में मजा आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सभी दोस्त एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, असम दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। असम राज्य जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 दोस्तों। सभी दोस्त देखेंगे दोस्तों, यसाई मात्रक से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे प्रश्न एसएससी के द्वारा अपने विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। वो चाहे दोस्तों एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या फिर दोस्तों जीडी हो, अर्थात दोस्तों एक्स फेज का या फिर एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम में दोस्तों साइंस से अगर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वो है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक से रिलेटेड दोस्तों कहीं ना कहीं बार बार क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं और बहुत सारे एसआई मात्रक के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने सारे हैं इनका सूफड़ा साफ करने वाले हैं, लेकिन इसका सही आंसर पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न संख्या 6 है, दाब मापने के लिए यसाई की इकाई क्या है। तो यसाई इकाई, दाब मापने के लिए यसाई इकाई क्या है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, दाब की यसाई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एम्पियर जो है धारा का एसआई मात्रक है। कैंडेला दोस्तों किसका एसआई मात्रक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। केल्विन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। तो इन सभी को याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों ऑप्शन में हमने उन्हें ही सिलेक्ट किया है जो कि एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन और पास्कल दोस्तों किसका एसआई मात्रक है, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आता है दाब, दोस्तों ये पास्कल किसका है, दाब का एसआई मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाएगा दाब किसे कहते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। और दाब का फार्मूला होता है P बराबर F अपान A, P बराबर F अपान A। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल कुंजी, ऑप्शन बी है नेविगेशन कुंजी, ऑप्शन सी है न्यूमेरिक कुंजी और ऑप्शन डी है फंक्शन कुंजी। तो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड के स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नेविगेशन कुंजी। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त लाइक शेयर करते रहेंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर एकदम फ्री में है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब
के बटन को दोस्तों बिल्कुल छोड़िए मत दोस्तों, ये रेड वाले पोर्शन को। अब तो हमको लग रहा है इसका कलर चेंज हो गया। जो भी है भैया बस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगले हर एक आपके जो सेशन है इसके लिए हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी दोस्त एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर वाकई में दोस्तों सेशन में मजा आ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु का जनक माना जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आधुनिक परमाणु का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक परमाणु का जनक दोस्तों जॉन डाल्टन को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण किन मैदानों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है कास्ट, ऑप्शन बी है हिमनदी, ऑप्शन सी है निक्षेपी, या फिर ऑप्शन डी है मरुस्थली। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कास्ट। कास्ट, चूना पत्थर और डोलामाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण कास्ट मैदान का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छापेंगे, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। विटामिन B12 आमतौर पर किसमें मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादों में, ऑप्शन बी है मत्स्य में, ऑप्शन सी है कुक्कुट उत्पादों में, ऑप्शन डी है वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। तो विटामिन B12 किस में मौजूद नहीं होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। तो विटामिन B12 दोस्तों वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता है। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता है विटामिन B12 दोस्तों। इसका रासायनिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? विटामिन B12 की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मली तौर पर खून की कमी भी कहते हैं। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला दोस्तों कुछ हम लोग जो एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं विटामिन के रासायनिक नाम से संबंधित प्रश्न। तो थोड़ा सा हम लोग विटामिन बी से संबंधित सभी विटामिन को समझने का प्रयास करेंगे। विटामिन बी, विटामिन बी दोस्तों, विटामिन बी में विभिन्न प्रकार के इसमें विटामिन हैं और इनके क्या क्या रासायनिक नाम है इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों बात की जाएगी विटामिन B1 तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछा जाएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। अगला दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर देख रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही शानदार आपकी प्रिपरेशन हो रही है और इसी तरीके से प्रतिदिन आप हमारे साथ में 8 बजे जुड़कर अपने किसी भी एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर के पार्ट में एकदम बेस्ट स्कोर करके आने वाले हैं। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। अगर बात की जाएगी विटामिन B6 दोस्तों, तो विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। बायोटिन B7 का रासायनिक नाम है। B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, B9 अगर आपसे पूछा जाता है तो B9 का रासायनिक नाम क्या है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। और B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। और इसके बाद दोस्तों एक विटामिन बचता है B12, जिसका नाम मैं आपको इसी सेशन में इसी प्रश्न में बता चुका हूं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। तो यहाँ पर विटामिन बी के सभी रासायनिक नाम आप लोग याद कर सकते हैं। एक बार फटाफट से दोस्तों देखेंगे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन
विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन और विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। क्या नाम है? फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों, और कुछ बढ़िया एकदम फनी सा हम आपको बताते हैं। गई भैंस पानी में, ठीक है, याद रखेंगे, गई भैंस पानी में। भैंस कहाँ गई? पानी में। तो ये आप लोग याद रखेंगे, गई भैंस पानी में। अब कहेंगे भाई ये क्या है? ये क्या है? गई भैंस पानी में। तो दोस्तों ये है जल में घुलनशील विटामिन सी। पानी से दोस्तों क्या बनेगा? जो जल में घुलनशील विटामिन सी है उनको याद करने की ट्रिक है दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन याद करने की ट्रिक है। और भैंस बी और सी से बनता है भैंस। तो इस तरीके से याद रखेंगे, विटामिन बी और सी किससे में घुलनशील है? जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए वसा में घुलनशील ए डी ई के, तो ए डी ई के विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील हैं। तो सभी दोस्त इस तरीके से याद करेंगे, एकदम शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो सभी दोस्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए पुनः प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करने से लेकर सिस्टम को उपयोग करने हेतु तैयारी होने से चलने तक की प्रक्रिया क्या होती है? तो जब दोस्तों कंप्यूटर का पावर बटन ऑन कर दिया जाता है और सिस्टम के उपयोग की तैयारी होने से चलने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सभी दोस्त जितने सारे लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो उनको पता होना चाहिए, इस क्रिया को दोस्तों बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहीं से उठाते हैं विजयनगर को। अब भैया उठा के तो लाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्तों है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना किसने की थी या फिर विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक दो भाइयों ने किया था, जिनका नाम क्या है? हरिहर और बुक्का। तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, और बी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे, कौन भारत का पहला लोकपाल बना? जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो दोस्तों भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने थे। कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष दोस्तों भारत के पहले लोकपाल बने थे। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? सभी दोस्त बताएंगे। ऑप्शन ए है निर्यात मूल्य स्थिर बना रहता है, ऑप्शन बी है निर्यात मूल्यवान हो जाता है, ऑप्शन सी है निर्यात मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, या फिर ऑप्शन डी है निर्यात सस्ता हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात जो है वो सस्ता हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों,
भारतीय स्टेट बैंक का कारपोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक का कारपोरेट केंद्र मुंबई में स्थित है। मुंबई, ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। एसबीआई दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई, तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई। और भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन बना? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक बना, भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन बना? तो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक बना एसबीआई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, महासागरीय द्रोणियों की मामूली ढलान वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो महासागरीय द्रोणीय मामूली ढलान वाले क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? गंभीर सागरीय मैदान कहा जाता है, गंभीर सागरीय मैदान। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 सभी दोस्त देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। असम में काटी बिहू पर्व किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो असम में काटी बिहू पर्व दोस्तों, काटी बिहू पर्व किस पेड़ के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर है तुलसी के पेड़ के सामने दीप जलाकर किया जाता है। और यह दोस्तों पर्व अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला तुलसी जी की पूजा होती है, तुलसी वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसके सम्मुख दोस्तों घी के दीपक जलाए जाते हैं। और असम में दोस्तों यह पर्व मनाया जाता है काटी बिहू पर्व, अक्टूबर माह में मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाओला माइने का इटली में निधन हो गया, वे किस कांग्रेसी अध्यक्ष की माता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की माता का नाम है पाओला माइने, जिनका इटली में निधन हो गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी है जिसके द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है केन विलियमसन, ऑप्शन बी है एम सेंटनर, ऑप्शन सी है टिम साउथी, या फिर ऑप्शन डी है कॉलिन डी ग्रैंडहोम। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कॉलिन डी ग्रैंडहोम। कॉलिन डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जिसके द्वारा संन्यास लिया गया है, संन्यास कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने लिया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार और जानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? राष्ट्रीय मधुमेह सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय जल सप्ताह, या फिर दोस्तों राष्ट्रीय मलेरिया सप्ताह। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य। अगला दोस्तों प्रश्न, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला दोस्तों पहला आया है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है दोस्तों दिल्ली। तो भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दिल्ली। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कहां पर लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मर्सिडीज बेंज का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मर्सिडीज बेंज का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विजय आहूजा, ऑप्शन बी है प्रियंका गौतम, ऑप्शन सी है संतोष अय्यर, ऑप्शन डी है राहुल अग्रवाल। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर है संतोष अय्यर। अभी हाल ही में दोस्तों मर्सिडीज बेंज का नया एमडी और सीईओ संतोष अय्यर को नियुक्त किया गया। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कहाँ पर बनेगा? तो दोस्तों फटाफट से देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल पश्चिम बंगाल में बना है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड का
के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड के आयोजन में? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है रजनीकांत, ऑप्शन सी है सनी देओल, ऑप्शन डी है सुभाष घई। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 67वें फिल्म फेयर अवार्ड के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड सुभाष घई को दिया गया है या फिर सुभाष घई ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बलात्कार के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बलात्कार के मामले में दोस्तों कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तराखंड और ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजस्थान। दोस्तों बलात्कार के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास में जुड़कर अपने एग्जाम में दोस्तों करके आएंगे बेस्ट स्कोर। तो सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे जरूर जुड़ेंगे। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं जो हर रोज कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर भी जुनून, हौसला, जज्बा और आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा सपना अगर आपने पाल रखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए आप अपना पूरा दिन उसमें झोंक दीजिए और खुद को समर्पित कर दीजिए उस सपने के प्रति और अपने सपने को पूरा करिए और अपने माता पिता के सपने को पूरा करिए। तो सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर करेंगे और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट में कमेंट में दोस्तों जय हिंद लिखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।